आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। लेकिन हमारी मौत के ज़िम्मेदार गली वाले हैं और हमने बहुतों से मदद मांगी। इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता। दोस्तों 16 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा का एक इलाका लगता है टेढ़ी भगिया, और टेढ़ी भगिया का एक क्षेत्र लगता है इस्लाम नगर। दरअसल एक दुकान के अंदर एक अनियंत्रित टेम्पो अचानक से घुस जाता है, और जैसे अंदर जाता है तो उसके बाद एक 9 साल की लड़की होती है, उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। बस इसी बात को देखते हुए कहा सुनी शुरू हो जाती है। दरअसल जो टेम्पो होता है वह इसी बस्ती का, इसी मोहल्ले का रहने वाला होता है, और जो टेम्पो चालक होता है वह भी इसी मोहल्ले का रहता है। अब जिसकी दुकान के अंदर टेम्पो गया था, उस व्यक्ति के बेटी को जब चोट लग जाती है तो वह पुलिस को सूचना देता है। कहता है कि साहब, मुझे रोज रोज इन लोगों ने परेशान किया हुआ है, मेरी मदद कीजिए। पुलिस आती जरूर है, लेकिन पुलिस मौके पर आकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद उनको लगता है कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया जाता है। समझौता हो जाता है इस शर्त पर कि कभी भविष्य में झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन ही बीते थे, यानी कि 18 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का समय रहा होगा। दोनों तरफ से पथराव शुरू हो जाता है, और जमकर पथराव होता है। उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह अपने बेटे के साथ इधर उधर, कभी नेताओं के पास जा रहा था, कभी पुलिस के पास जा रहा था, कभी स्थानीय लोगों के पास जा रहा था, यह कहकर कि आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा घर है और उस घर पर लोग कब्जा करना चाहते हैं। जब कोई सुन नहीं रहा था, तब उस व्यक्ति ने अपने इस घर को, इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया। यहां से वह निकल जाता है और कहीं दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह गया जरूर है, लेकिन 5 कत्ल हो जाएंगे। और जैसे ही 5 कत्ल होते हैं, इसकी गूंज पूरे भारत में फैल जाती है। एक तरफ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है कि एक ही घर के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक नए साल के जश्न की उस शाम जो कि 5 कत्ल की कहानी लिखी जा रही थी, उसके पीछे की वजह क्या है। और जैसे ही नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2024 को वह कत्ल की सूचना कैसे पहुंचती है, और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या होती है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप हम लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है नाका थाना। दरअसल नाका थाना क्षेत्र के 4 बाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक होटल होता है जिसका नाम सरलजीत होटल होता है। उसके कमरा नंबर 108 से एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास रही होगी, वह निकलता है और सीधा थाने पहुंचता है। थाने जाने के बाद अभी ना तो यहाँ पर अधिकारी ठीक से आए थे और ना ही पुलिस वाले अभी ठीक से आए हुए थे, क्योंकि रात भर ड्यूटी की हुई थी उन लोगों ने, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी अभी सुबह जल्दी से उठे भी नहीं थे। रात भर जो नए साल का जश्न मनाया था, सबके सब आराम से सोए हुए थे। लेकिन इसी बीच में एक लड़का जब थाने जाता है, जाकर सूचना देता है कि सरलजीत होटल के 109 नंबर कमरे में 5 लाश पड़ी हुई है। तो पुलिस वालों को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की बातें कर रहा है, जैसे वह मजाक कर रहा है। उससे पूछा जाता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो वह कहता है कि सरलजीत होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई हैं, आपको जाकर देखना चाहिए।
पुलिस इस सूचना को बहुत गंभीरता से लेती है। पुलिस सूचना मिलने के बाद सीधा उस होटल में पहुंचती है और रूम नंबर 109 की जब तरफ रुख किया जाता है तो वाकई सचमुच वहां पर 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का समय रहा होगा। 5 लाशें एक ही कमरे के अंदर एक ही जगह पर जब देखी जाती हैं, चारों तरफ खून फैला हुआ था, तभी देखकर पुलिस की सांसें वहीं की वहीं अटक जाती हैं। थोड़ी देर में यह सूचना उच्च अधिकारी तक पहुंच जाती है। अब एसपी हो, एसएसपी हो, एसएचओ हो, भारी पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं ये पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है। दरअसल जैसे ही 5 लाशों की सूचना मिलती है तो पता चलता है कि किसी का तो गला दबाया गया है और किसी के हाथ की जो कलाई होती है उसे किसी धारदार चीज से काट दिया गया है। सब के सब मर जाते हैं, यानी कि 5 लोग मर जाते हैं। अब इस कहानी के बारे में जब जानने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि ये जो परिवार है वह उत्तर प्रदेश के आगरा का एक इलाका लगता है, एक थाना लगता है ट्रांस यमुना, और ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है टेढ़ी बगिया। वहां का एक मोहल्ला है इस्लाम नगर। दरअसल वहां के रहने वाले जिसका नाम मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास रही होगी, उनकी पत्नी जिनका नाम आसमा होता है, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, उनका सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम अरशद होता है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है, और उसके बाद उनकी बेटी जो सबसे बड़ी होती है जिसका नाम आलिसा होता है, उम्र लगभग 20 साल के आसपास। दूसरे नंबर की बेटी रहीमन जिसकी उम्र 19 साल, तीसरे नंबर की बेटी आंछा जिसकी उम्र लगभग 17 साल, और चौथे नंबर की बेटी जिसका नाम आलिया होता है, उसकी उम्र 10 साल के आसपास होती है। ये जो महिलाएं होती हैं इस घर की, यानी कि 4 बेटियां और पत्नी, उनकी लाशें पड़ी हुई थी। बेटा मौके पर ही था। बताया जाता है, दावा किया जाता है कि नाका थाने में जाकर वह सूचना देता है, लेकिन जो घर का मुखिया है जिसका नाम मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन है, वह कहाँ है उसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वह 4 बाग रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। अब यहाँ से कहाँ गया है ऐसा दावा किया जाने लगता है कि वह भी अपनी जान देने के लिए गया है। जान क्यों देना चाहता है, आखिरकार वजह क्या है? जब लड़के से बात करके पूछी जाती है तो कहता है कि यह सब कत्ल मैंने ही किया है और मेरे पिता भी इसमें शामिल थे। यानी कि पिता ने और बेटे ने दोनों ने मिलकर 5 कत्ल कर देते हैं, 4 बहनों का और एक अपनी माँ का। अब इस बारे में पूछा जाता है। दरअसल मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन जो होता है वह और उसका बेटा यह आगरा में रहते थे और आगरा में रहने के बाद फेरी का काम करते थे, कपड़े की फेरी लगाते थे, उसी से परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन जब मीडिया वाले आगरा के उसी इलाके में इस्लाम नगर में पहुंचते हैं और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार तुम्हारे मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद बदर और उसका बेटा अरशद, इन्होंने 5 कत्ल कर दिया है, क्या वजह है? तो स्थानीय लोगों का यह दावा शुरू हो जाता है। मीडिया में उनके बयान आने लगते हैं कि दोनों ही बाप बेटे झगड़ाऊ किस्म के थे, किसी न किसी से झगड़ा करते ही रहते थे और इसी झगड़े की वजह से ही वह 5 कत्ल कर देंगे। इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि लोगों की बात लोगों तक पहुंचती, इससे पहले कि इनकी बातें दुनिया के लोग समझ पाते, तभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है और वीडियो होता है इस मोहम्मद बदर के बेटे का जो सूचना थाने में देकर आया था। दरअसल वह कहता है कि हमारे पास एक छोटा सा घर है और उस घर पर बस्ती के लोग कब्जा करना चाहते हैं और हमने उस अपने घर को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की। इस स्थानीय लोगों से मदद मांगी, पुलिस से भी मदद मांगी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब हमने देखा चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो यहाँ से निकल आते हैं और निकलने के बाद वह इस ठंड में जगह जगह सड़कों पर सोने को मजबूर हो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वह किस तरह का परेशानी उठा रहे होंगे आप शायद अंदाजा लगा ही सकते हैं। स्थानीय लोग कितने बदमाश किस्म के थे। वह नकली नोटों का कारोबार भी करते थे। वह तमाम जो अपराध होते हैं वह सारे अपराधियों में संलिप्त है, इसलिए उन्होंने किसी न किसी रूप से हम लोगों पर प्रेशर बनाया और हम लोगों को वह जेल भेजना चाहते थे। यानी कि बाप और बेटे को वह जेल भेज देते हैं और जो उसकी चारों बहनें हैं उन चारों बहनों से वह गंदा काम कराएंगे, उनको किसी न किसी जगह पर बेच देंगे, वह गंदा काम कराने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए सोचा कि यहाँ से निकलते हैं। जब आगरा से वह सब निकलते हैं तो यह कह के जाते हैं कि हम लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं और अजमेर शरीफ जाते हैं या नहीं जाते हैं यह तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन
30 दिसंबर 2024 को वह लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल होता है जिसका नाम सरलजीत होटल होता है, उसके रूम नंबर 109 में 30 तारीख को रुकते हैं। उसके बाद फिर अगला दिन आता है यानी कि 31 दिसंबर 2024 आता है और 31 दिसंबर दिन भर तो ठीक ठाक वह रहते हैं, लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो शाम के वक्त उन्होंने बाहर से खाना मंगाया। खाने के साथ साथ वह शराब भी मंगाई जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आता है। और जो लड़कियां हैं और माँ हैं उनको भी शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद किसी के मुंह में कपड़ा ठूंसा जाता है तो किसी को वैसे ही शांत कर दिया जाता है। अब उनको मारना था, इनका कत्ल करना था, तो वह लोग चीख ना सके, चिल्ला ना सके, इसलिए उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है और किसी का गला दबाया जाता है तो किसी के हाथ की कलाई काट दी जाती है, ताकि ब्लड भारी मात्रा में अगर बह जाएगा तो जाहिर सी बात है वह मर जाएंगे। जब दिन निकलता है तो दिन निकलने के बाद मोहम्मद बदर तो रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है, यह कहते हुए कि मैं भी मरने जा रहा हूं, मैं भी जान देने जा रहा हूं। और बेटा भी शायद वह भी अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था या जान देना चाहता था, लेकिन वह शायद इतना हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए सीधा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और पूरी कहानी जाकर बयां करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील करता है कि जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं आप ऐसे ही कार्रवाई करिए और जो जमीन का टुकड़ा है जिस पर झगड़े की संभावना बनी हुई है, जिस पर कब्जे की बात बनी हुई है, उसे हम मंदिर की ट्रस्ट को देना चाहते हैं, उस पर मंदिर बना दिया जाए और हमारा यह जो भी दुख तकलीफ है इसको दूर किया जाए। जो भी हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घर वालों को परेशान कर रहे थे, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। वह यह भी दावा करता है कि जब हमने धर्म परिवर्तन की बात की यानी कि मुसलमान से हिंदू बनने की बात की तो स्थानीय लोगों को इस तरह से गुस्सा आता है, इस तरह से तकलीफ होती है कि उन्होंने बस परेशान करना शुरू कर दिया और स्थानीय लोगों की परेशानी से बचने के लिए उन्होंने इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही उस लड़के के जो वीडियो में कुछ लोगों के नाम लिए थे, जिसमें रानू, आफ्ताब, अहमद, अजहर, सलीम, ड्राइवर और आरिफ, ऐसे कई नाम दिए थे, उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे। बाकी जो आसपास के लोग हैं वह एक कम्युनिटी से, एक समुदाय से, एक ही जात से बिलोंग करते हैं और इसलिए एक जैसे होने की वजह से इन लोगों को समझाते हैं कि ये तो बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशी कहकर उनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। उस लड़के ने यह भी दावा किया है कि वह मूलतः रहने वाला बदायूं का है, बदायूं में उसकी ताई रहती हैं। यदि ताई से जाकर बातचीत करेंगे तो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं कि हम भारतीय ही हैं, लेकिन हमें मजबूरन जानबूझकर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे हम बांग्लादेशी हो और हम यहाँ से जब चले जाएंगे तो हमारा घर बचेगा और घर पर ये लोग, स्थानीय लोग कब्जा कर लेंगे। उस लड़के ने योगी सरकार से अपील की है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात की है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है ये देखने के लिए कि आखिरकार इस मामले की असली वजह क्या है। हालांकि उस लड़के ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि उसने अपने पिता के साथ मिलकर ही 4 बहनें और अपनी मां का कत्ल कर दिया है और इसकी सजा तो खैर उसको मिलेगा ही, लेकिन उसको इस बात को करने पर किसने मजबूर किया है, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। साथ ही पुलिस को यह भी जांच करनी चाहिए कि आगरा की उस पुलिस ने आखिरकार उस सूचना को, जो प्रथम सूचना मिलती है 16 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास, उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। 18 दिसंबर 2024 की सुबह जो 9 बजे के आसपास सूचना मिलती है, उस खबर को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। वह कौन नेता थे जिनके पास जाकर वह अपने परिवार के रहम की भीख मांग रहे थे, बचाने की अपील कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने मदद क्यों नहीं की। इस मामले की प्रत्यक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, एक एक पहलू की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की सोशल मीडिया पर एक तरह की आवाज उठाई जा रही है और इन 5 कत्ल की सूचना से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग सन्न रह गए हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि एक तरफ तो लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ लखनऊ से 5 लोगों की कत्ल की सूचना मिलती है। इसको सुनने के बाद लोगों में एक डर पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था
कि आप लोग कुछ भी करने से पहले सोचें और क्या कर रहे हैं ये भी सोचें। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।